हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रीजन फॉर ओवर पॉपुलेशन। हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में रीजन फॉर ओवर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बढ़ने का क्या क्या रीजन है, मैंने बताया था बेटर हेल्थ सप्लीमेंट, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर लिविंग मैनर, ये सब चीज़ क्या है, ये पॉपुलेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। और डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चों के मरने का दर घट गया। और माँ का जो बच्चा जन्म करती थी माँ का भी मरने का रेट क्या कर गया, घट गया। इन सब कारण से पॉपुलेशन आज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ता रहे तो आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को फूड का प्रॉब्लम से सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, स्पेस के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, हम लोग के लिए जॉब्स नहीं मिल पाएगा, ये सब सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग को बर्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं बर्थ कंट्रोल, और इसी को बोलते हैं कंट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्शन। तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो मेथड होता है ना, उसको कंट्रासेप्शन बोलते हैं। तो बर्थ कंट्रोल को आप कंट्रासेप्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिफिनीशन दे दें, प्रिवेंशन ऑफ बर्थ, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी और इवन फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज कंट्रासेप्शन। प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज कंट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रासेप्शन या मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन हेल्पफुल इन बर्थ कंट्रोल। मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन हेल्पफुल इन बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल। बर्थ को कंट्रोल करने में कंट्रासेप्शन मेथड का बहुत ही रोल होता है। देखिए, कंट्रासेप्शन में बहुत सारे कंट्रासेप्टिव्स का यूज किया जाता है। मेनी contraceptives are used in process of contraception और बर्थ कंट्रोल। तो यहाँ देखिएगा कंट्रासेप्टिव्स एक टर्म आ जाता है। कंट्रासेप्टिव्स आर द बैरियर्स और केमिकल्स, these are the barriers or chemicals which can be control the birth, ऐसे भी बोलते हैं बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पे बोल सकते हैं दीज आर के बैरियर्स। कंट्रासेप्टिव्स क्या होता है, दीज आर द बैरियर्स और केमिकल्स विच कैन बी कंट्रोल द बर्थ, जो बर्थ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे देखेंगे आइडियल कंट्रासेप्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव्स। यहाँ पे हेडिंग कर लेते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक फीचर और प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव्स।
यहाँ पे देखेंगे कि जो कंट्रासेप्टिव्स होता है उसको आइडियल कब बोलेंगे। यहाँ मैंने क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर और प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव। आइडियल कंट्रासेप्टिव का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, देखिए एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन किया है, सबसे पहला ये होना चाहिए इसका प्रॉपर्टीज, इजीली बी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, सबसे पहले इजीली अवेलेबल होना चाहिए, नो मोर कॉस्टली, नो मोर कॉस्टली, बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट भी नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव विथ लेस साइड इफेक्ट्स, लेस साइड इफेक्ट्स। और क्या हो सकता है, दे कैन बी रिवर्सिबल, दे कैन बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब इसको हम जब मर्जी तब बॉडी से हटा सकते हैं और जब मर्जी फिर बॉडी के अंदर हम इसको फिट भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और जो कंट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फिजिशियन जनरली टू टेक द contraceptives mainly chemical contraceptives are, क्या लिखा मैं यहाँ पे, क्या लिखा, टू टेक द contraceptives mainly chemical contraceptives are prescription, आप या ऐसे बोल सकते हैं, मैंने क्या लिखा, टू टेक द कंट्रासेप्टिव्स आर prescribed बाय अ फिजिशियन। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो एकदम बिल्कुल वेल मेंट यहाँ पे होगा, जो अच्छा एक डॉक्टर होगा, नॉलेज वाला डॉक्टर होगा, जो प्रिस्क्राइब फिजिशियन मतलब जो अच्छा होगा, उससे हम लोग, उसके सलाह से हम लोग इसको ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम कभी भी इसको ले सकते हैं। तो ये कंट्रासेप्टिव्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर और प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव्स। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद से मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ये मैंने कंट्रासेप्शन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन या मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के कितने मेथड्स हैं हमको पढ़ना है। मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, हेडिंग मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शंस के कितने मेथड है, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शंस। यहाँ पे हम लोग हेडिंग थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनेशन कर दें, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड ऑफ इन बर्थ कंट्रोल और कंट्रासेप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट मेथड जो है नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा हेडिंग कर लेते हैं। मेथड में कौन कौन सा मेथड पढ़ लेंगे। फर्स्ट जो होता है नेचुरल और ट्रेडिशनल, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। सेकंड जो है बैरियर मेथड, बैरियर्स मेथड्स। और थर्ड जो है आईयूडीज मेथड्स। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इसको बोलते हैं, आईयूडीज को क्या बोलते हैं, आईयूडीज को क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन
डिवाइसेस, ऐसा डिवाइस जो यूट्राइन या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फिट किया जाता है जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। जो फोर्थ मेथड इसमें हम लोग पढ़ेंगे, फोर्थ मेथड वो हो जाएगा केमिकल मेथड, केमिकल मेथड्स। और जो फिफ्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, फर्स्ट एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। फर्स्ट हम लोग लेते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। इसमें नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स में हम लोग फर्स्ट क्या लेते हैं, फर्स्ट क्वाइटस इंटरप्टस, या हम लोग लेंगे यहाँ पे जैसे क्या करते हैं एवॉइड और अब्स्टेन क्वाइटस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन फेज, मैंने क्या बोला, अवॉइड और अब्स्टेन क्वाइटस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ओव्यूलेशन फेज कब होता है, एट 10 to 17th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें 10 से लेकर 17 डेज तक ओव्यूलेशन आने का चांसेस रहता है, ओव्यूलेशन आता है। तो इस पीरियड में अगर फीमेल के साथ हम कोपुलेशन न करें, फीमेल के साथ रिलेशन न बनाएं, तो इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने से उसके अंदर प्रेगनेंसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, या प्रेगनेंसी जो कंसीव नहीं करेगी, फीमेल डू नॉट कंसीव द प्रेगनेंसी। इन दिस कंडीशन क्वाइटस, इन दिस कंडीशन और इन दिस फेज, ऐसे बोल देंगे, इन दिस फेज अवॉइड और abstain in this phase avoid or abstain the coitus female does not conceive pregnancy, फीमेल डज नॉट कंसीव प्रेगनेंसी। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड हम लोग ले लेते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। एक और मेथड इसमें आ जाता है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है? इन दिस मेथड withdrawal of penis, in this method withdrawal of penis from vagina before ejaculation, मतलब इजेकुलेशन होने से पहले ही, जैसे मेल क्या किया, फीमेल को कोपुलेट कर रहा है, को उसके साथ क्वाइटस कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, और जैसे फीमेल के अंदर एक्साइटेशन क्रिएट हुआ और जस्ट इजेकुलेशन अब होने वाला है, तो इजेकुलेशन होने से पहले ही पेनिस को क्या कर लेगा, वेजाइना से विथड्रॉल कर लेगा। पेनिस को वेजाइना से अगर निकाल लेगा तो सीमेन क्या होगा, बाहर इजेकुलेट हो जाएगा, वेजाइना के अंदर तो इजेकुलेट होगा नहीं, और जब वेजाइना के अंदर इजेकुलेट नहीं होगा तो फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी का चांसेस नहीं होगा। इंटरप्टस, तो इसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। इसके बाद थर्ड जो एक और मेथड आ गया यहाँ पे, लैक्टेशनल एमेनोरिया।
लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसमें क्या होता है? लैक्टेशनल एमेनोरिया इस किसको क्या बोलते हैं? इसको मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, साइकिल स्टॉप्स ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड, ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड इन फीमेल, लैक्टेशनल पीरियड इन फीमेल, और इसी को बोलते हैं क्या? लैक्टेशनल एमेनोरिया। और इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, इसमें क्या होगा? इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन क्वाइटस और copulation does not creates pregnancy, does not create pregnancy। इस कंडीशन में लैक्टेशनल एमेनोरिया, इस कंडीशन में क्या होता है? फीमेल के अंदर क्या रहता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है। इस कंडीशन में, लैक्टेशनल एमेनोरिया कंडीशन में जो फीमेल के अंदर होता है, मेंस्ट्रुएशन होता नहीं है। तो जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो उसके अंदर ओवुलेशन नहीं होगा, और उस कंडीशन में अगर मेल फीमेल को कोपुलेट कर रहा है या क्वाइटस कर रहा है तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी का कोई चांसेस नहीं होता है। लैक्टेशनल पीरियड कितना होता है फीमेल के अंदर? लैक्टेशनल पीरियड इज अबाउट 6 मंथ। कितना होता है? फीमेल के अंदर जो लैक्टेशनल पीरियड होता है वो कितना होता है? 6 मंथ होता है फीमेल के अंदर, और इस कंडीशन में ओवुलेशन का चांसेस नहीं होता है। इसमें कोई भी बैरियर का यूज नहीं किया जाता है। एनी बैरियर्स डोंट यूज इन दिस मेथड। इसमें क्या होता है? डू नॉट यूज या डज नॉट यूज्ड ऑफ any barriers in this method। इस मेथड में किसी भी बैरियर की जरूरत नहीं होता है। तो ये मैंने बताया आपको नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। आइए सेकंड हम लोग लेते हैं बैरियर मेथड। चलिए सेकंड हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं बैरियर मेथड्स। तो बैरियर मेथड में जनरली फिजिकल बैरियर यूज्ड अप टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है? फिजिकल बैरियर्स आर यूज्ड अप टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें फर्स्ट जो बैरियर मेथड लेंगे हम लोग, फर्स्ट मतलब बैरियर मेथड में जो फर्स्ट बैरियर का बात करेंगे वो है कंडोम्स। कंडोम्स, तो जो कंडोम्स होता है ना, यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये क्या होता है? यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। In case of female, in case of female, condoms are termed as फेमीडोम। फेमीडोम्स फीमेल के कॉन्सेप्ट में कंडोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फेमीडोम्स बोलते हैं। सेकेंड जो बैरियर आता है, सेकेंड बैरियर डायाफ्राम। डायाफ्राम, वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स, ये सब जो होता है ना, डायाफ्राम, वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स, ओनली यूज्ड फॉर these barriers only used up by
female which prevent the entry of sperms in reproductive tract। स्पर्म के एंट्री को क्या करता है, ये रोक देता है। तो ये बैरियर मेथड्स में हो गया। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं, आईयूडीज मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आईयूडीज जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बाकी भी मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए जो आईयूडीज मेथड है और केमिकल मेथड है, ये दोनों आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने दो मेथड देख लिया, नेचुरल मेथड देख लिया, बैरियर मेथड देख लिया। आइए इसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं, आईयूडीज मेथड। इसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं आईयूडीज मेथड, और आईयूडीज मेथड के बाद फिर केमिकल मेथड, उसके बाद से हम लोग देखेंगे सर्जिकल मेथड। तो चलिए आईयूडीज मेथड देख लेते हैं। तो थर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद आईयूडीज मेथड। थर्ड क्या पढ़ेंगे, आईयूडीज मेथड्स। इन दिस मेथड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर यूज्ड। in this method, या इन दीज मेथड्स ऐसे बोलेंगे, इन दीज मेथड्स इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इन दिस मेथड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर used for prevention of प्रेगनेंसी। इंट्रायूटेराइन डिवाइस का यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। और सबसे पहला जो आईयूडीज आता है, सबसे पहले फर्स्ट आईयूडीज की बात करें, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का मतलब इसके अंदर कोई मेडिसिन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एनी मेडिसिन डोंट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। और इसके अंदर एक ही एग्जाम्पल होता है, सिंपल। इसके अंदर एग्जाम्पल लिप्स लूप, एक ही एग्जाम्पल आता है, लिप्स लूप। कितने सारे बुक में इसका नेम लीपर लूप भी दिया है, लीपर लूप्स या लीपर लूप भी बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा लिप्स लूप दिया हुआ है। ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है और इसको फिक्स किया जाता है इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एट द पोजीशन ऑफ सर्विक्स। ये क्या किया जाता है, जो सर्विक्स का जस्ट जंक्शन होता है ना, जहाँ वेजाइना और सर्विक्स का जंक्शन होता है, तो वेजाइना के थ्रू इसको सर्वाइकल पोजीशन पे फिक्स किया जाता है। इट फिक्सेस इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट by the help of physician। मैंने क्या लिखा, इट फिक्सेस इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय द हेल्प ऑफ फिजिशियन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ sperms और also prevents fertilization। तो जब फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा तो उस फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं होगा। सेकेंड ले लेते हैं मेडिकेटेड और
आयोडीज या कॉपर रिलीजिंग, सेकेंड जो होगा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ऐसा आयोडीज है दैट आयोडीज और दोज आयोडीज विच रिलीज दोज आयोडीज which release copper ion inside the reproductive tract, अब देखिएगा कॉपर आयन क्या करता है, फंक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिए फंक्शन ऑफ कॉपर आयन, ये क्या करता है, सबसे फर्स्ट it decrease the motility rate of sperm, it decreases the motility rate of स्पर्म का मोटिलिटी रेट घट जाता है। तो जब स्पर्म का मोटिलिटी रेट घट जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच नहीं पाएगा, और जब फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेकंड क्या करता है, इट इंक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी रेट, मतलब स्पर्म के मरने के रेट को बढ़ा देता है। कौन सा, कॉपर आयन। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको देखना है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या वर्क क्या है, ये स्पर्म के मोटिलिटी रेट को घटा देता है, इट डिक्रीजेज द मोटिलिटी रेट ऑफ स्पर्म्स। और यहाँ पे मैं क्या करता, यहाँ पे या डिक्रीज यहाँ पे कर देंगे, इट डिक्रीज द मोटिलिटी रेट ऑफ स्पर्म। सेकेंड क्या लिखा हूँ, इट इंक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी रेट, स्पर्म्स मोटिलिटी रेट, मतलब स्पर्म के मरने के रेट को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यहाँ पे एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, ये आप एग्जाम्पल बिल्कुल याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये आप एग्जाम्पल बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि कॉपर 7 मल्टी लोड 375, ये एग्जाम्पल हो गया किसका, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हार्मोनल आयोडीज, थर्ड पे देख लेते हैं हार्मोनल आयोडीज। तो हार्मोनल आयोडीज क्या करता है, दिस आयोडीज रिलीज द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, दिस हार्मोनल आयोडीज, दिस आयोडीज रिलीज अ कॉम्बिनेशन, ऐसे लिखेंगे, रिलीज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स, दैट इज, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेस्टोजेन एंड एस्ट्रोजेन्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रिलीज करता है। और ये क्या कर देता है, ये हार्मोन्स क्या करता है, these hormones make uterus unfit or unsuitable, uterus unsuitable for implantation of embryo, और सर्विक्स को भी ये क्या करता है, सर्विक्स को भी डिस्टर्ब करता है फॉर द होस्टाइल ऑफ स्पर्म आता है जैसे वेजाइना से सर्विक्स में, वो क्या कर जाता है, किल्ड आउट कर जाता है इस हार्मोन से। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एग्जाम्पल याद रखिएगा कि हार्मोनल आयोडीज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, LNG20 एंड
प्रोजेस्टोसर्ट, कितने बुक में प्रोजेस्टोसर्ट लिखा है, लेकिन हम लोग को मेन एनसीईआरटी का नेम देखना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो हार्मोनल आयोडीज में दो आ जाएगा, LNG-20 एंड प्रोजेस्टोसर्ट, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं प्रोजेस्टोएस्टर्ट, ऐसे भी, लेकिन ये आप नेम याद रखें, LNG-20 प्रोजेस्टोसर्ट, ये दोनों क्या है, हार्मोनल आयोडीज। तो हर आयोडीज मेथड भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं केमिकल मेथड्स। फोर्थ हम लोग लेते हैं केमिकल मेथड्स विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन फीमेल। केमिकल मेथड्स, और केमिकल मेथड्स में बाय द इंजेक्टेबल केमिकल इम्प्लांट्स, इसमें सब आता है। तो आइए अब हम लोग फोर्थ लेते हैं केमिकल मेथड। फोर्थ केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स में सीधी सी बात है, केमिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द tablets. A chemical taken in form of tablets are called as pills. तो इसमें क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ हार्मोन कॉम्बिनेशन, ऐसे भी लिख सकते, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस प्रेजेंट, और यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे भी, हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं डेफिनेशन, मेनी केमिकल्स आर यूज्ड इन दिस मेथड। फर्स्ट जो केमिकल का नेम आता है, इसमें एग्जाम्पल कर देते हैं, एग्जाम्पल तो इसमें आ जाएगा जैसे लैक्टिक एसिड। ये क्या करता है, स्पर्म को किल्ड आउट करने का काम करता है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, KMNO4। ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये भी क्या करता है, स्पर्म को किल्ड आउट करने का काम करता है। इवन साइट्रिक एसिड, ये जितने भी ये केमिकल हैं, वर्क्स एज द स्पर्मिसाइडल, and used in form of cream or jellies, इसको क्रीम और जेली के फॉर्म में यूज किया जाता है। ऐसे सिर्फ जेली आप लिख दीजिए, इन फॉर्म ऑफ जेलीज के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। सेकंड इसमें ले लेते हैं, मतलब केमिकल मेथड में ये फर्स्ट मैंने लिया। मेनी केमिकल्स आर यूज्ड इन दिस मेथड्स लाइक लैक्टिक एसिड, KMNO4, साइट्रिक एसिड। थर्ड ले लेते हैं हार्मोनल पिल्स। तो ये पिल्स क्या होता है, दैट इज द केमिकल टेबलेट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं ऐसे बोल देंगे, a combination of progestogens, estrogens are taken in form of tablets are called as हार्मोनल पिल्स। ये हार्मोनल पिल्स है,
और इस हार्मोनल पिल्स का यूज किया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक और पॉइंट यहाँ पे बोल दें कि दिस केमिकल्स, ये जो केमिकल्स है ओनली यूज्ड फॉर फीमेल, ओनली यूज फॉर फीमेल। ये भी क्या होता है, टेकन फ्रॉम ओरल, और ये बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऐसे बोलते हैं। ये जो हार्मोनल पिल्स है, हार्मोनल पिल्स आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओनली यूज्ड फॉर फीमेल। ये सिर्फ फीमेल के लिए होता है हार्मोनल पिल्स। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हार्मोनल पिल्स में एक हो जाएगा माला डी, एक माला एन भी आता है, माला एन। और सबसे जो एडवांस हार्मोनल पिल्स आया है वो है सहेली। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सहेली ऐसा एक हार्मोनल पिल्स है, एक ऐसा टेबलेट्स है, आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड CDRI, मैन्युफैक्चर्ड और प्रिपेयर्ड बाय CDRI क्या है, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये देखिएगा, इसको जीके में कई बार पूछा है, सेंट्रल ड्रग्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया के अंदर है ये। और इस टेबलेट को डेवलप किया था, मैन्युफैक्चर्ड, प्रिपेयर्ड और डेवलप्ड बोल सकते हैं, और डेवलप्ड बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और ये सहेली ऐसा टेबलेट है, दीज आर नॉन स्टेरॉइड्स पिल्स। और इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है, इसके अंदर केमिकल कौन सा, नॉन स्टेरॉइड जो इसके अंदर केमिकल होता है उसका नेम है सीटाक्रोमेन। ये आप अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पे आपका दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, एक सहेली को आप याद रखेंगे, सहेली को, और एक केमिकल जो होता है सीटाक्रोमेन। मतलब सहेली के अंदर जो नॉन स्टेरॉइड केमिकल होता है उसको बोलते हैं सीटाक्रोमेन। और ये नॉन स्टेरॉइड पिल्स होता है, और इसको डेवलप किया था किसने, CDRI ने, सेंट्रल ड्रग्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया के अंदर इसको बनाया गया है। और इस टेबलेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वेरी लेस साइड इफेक्ट, इट्स हैव वेरी लेस साइड इफेक्ट्स। इसका बहुत ही साइड इफेक्ट, बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, और मोस्ट इफेक्टिव, ये क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है, मोस्ट इफेक्टिव एंड वेरी लेस साइड इफेक्ट। मतलब इसका मोस्ट इफेक्ट क्या, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। तो ये मैंने बताया आपको, माला डी, माला एन, सहेली। मैंने बताया ये माला डी और माला एन है, या ये जो यहाँ पे लिखा हूँ प्रोजेस्टोएस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स जो होता है, ये स्टेरॉइड्स हार्मोन है, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। और इसका साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी में होता है। लेकिन ये सहेली ऐसा कंट्रासेप्टिव पिल्स है, हार्मोनल पिल्स है
कि जिसके अंदर नॉन स्टेरॉयड केमिकल होता है और नॉन स्टेरॉयड केमिकल को बोलते हैं सिटाक्रोमेंस। तो ये मैंने आपको बताया केमिकल मेथड्स में। इसके बाद इसके अंदर सेकंड, मैंने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, थर्ड मैं ले रहा हूँ इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होता है, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है। केमिकल मेथड्स के अंदर एक और टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स। फोर्थ इसमें लेंगे, थर्ड लेंगे, सॉरी थर्ड। फर्स्ट लिया केमिकल, सेकंड लिया हार्मोनल पिल्स, थर्ड ले रहा हूं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स क्या होता है, इसके बाद भी ये जस्ट लाइक टू द हार्मोनल पिल, इट इज जस्ट लाइक टू हार्मोनल पिल्स। ये हार्मोनल पिल्स की तरह होता है। इट्स हैव कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन, ऐसे लिखते हैं, लाइक प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजेंस। मतलब ये जो इम्प्लांट्स है ना, इसके अंदर दो हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजेंस का। मैंने क्या लिखा, इट्स हैव कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन लाइक प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजेंस विच इज इम्प्लांट्स, विच इज implanted inside the skins, inside the skin, or also taken by injection। ये क्या होता है, दिस implants release hormone for long duration to prevent the प्रेगनेंसी को ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिवेंट करता है। इसको क्या करता है, फीमेल एक बार ले लिया, अगर इसको अपने बॉडी में ले लिया तो इसको अपने डिजायर्स के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार ही क्या कर सकता है, बॉडी से बाहर कर सकता है। फीमेल को जब तक ज़रूरत होगा कि उसको प्रेगनेंसी की ज़रूरत नहीं है, जब तक फीमेल को ऐसा फीलिंग होगा कि उसको प्रेग्नेंट नहीं होना है, तब तक वो अपने बॉडी के अंदर इम्प्लांट्स को रख सकती है स्किन के अंदर। और ये इम्प्लांट्स हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को। और हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो होता है ना, ये ओवुलेशन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जो ओवुलेशन को सप्रेस कर देता है। तो यहाँ पे इम्प्लांट्स भी हम लोग पढ़ लिए केमिकल मेथड में। अब हम लोग लास्ट में फाइनल जो फिफ्थ मेथड है, हम लोग पढ़ लेते हैं सर्जिकल मेथड्स। और सर्जिकल मेथड्स में देखिए वैसेक्टोमी और टीबेक्टोमी, दो यहाँ पे टर्म आता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वीडियो में जो मैं आप लोगों को लेक्चर बता रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो में जो आपको लेक्चर दिया जा रहा है, ये जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, उस पीडीएफ का एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। देखिए पीडीएफ में मैं क्या किया हूँ कि बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट भी उसमें मैंने ऐड किया है, मैंने डाला है। तो पीडीएफ अगर आप पढ़ेंगे और पीडीएफ पढ़ने के बाद मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मैंने पीडीएफ में क्या लिखा है और वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमको आप तुरंत व्हाट्सअप करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं इसके बाद फिफ्थ जो है, इसके बाद देख लेते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स, तो सर्जिकल मेथड्स में दो मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं। एक होता है वैसेक्टोमी और एक होता है
ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है, कट्स और लाइगेटेड, कट्स और लाइगेटेड और टाइड अप द वास्ट डिफरेंस थ्रू, मैंने क्या लिखा, कट्स और लाइगेटेड और टाइड अप द स्मॉल, ऐसे लिखेंगे, द स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस by a small incision on scrotum, स्क्रोटम के ऊपर छोटा सा इंसीजन, एक पोर बना करके, एक होल बना करके, और वास्ट जो डिफरेंस है उसके पार्ट को, बहुत स्मॉल पार्ट को क्या कर दिया जाता है, कट्स कर दिया जाता है, और टाइड अप, कस के उसको धागे से, मेडिकेटेड फाइबर्स आता है और उस मेडिकेटेड फाइबर से उसको बांध दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कि ये वास्ट डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको कट कर दिया जाएगा, ये वास्ट डिफरेंस है, और यहाँ से इसको कट कर दिया, कट करने के बाद ये वास्ट डिफरेंस हो गया, और कट करने के बाद क्या किया जाए, यहाँ पे टाइड कर दिया जाएगा, टाइड अप, और टाइड अप कर दिया गया। टाइड अप करने के बाद से ये ऑल्सो रिवर्सिबल बट वेरी लेस चांसेस, मतलब ये जो बांधा हुआ है वास्ट डिफरेंस, इसको हम लोग खोल के, इसको ओपन करके, और फिर वास्ट डिफरेंस को जोड़ देंगे, तो फिर वो मेल क्या करेगा, मतलब स्पर्म रिलीज करने के लिए रेडी हो सकता है, या फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो सकता है, फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये मैंने बोला वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब आर कट्स और लाइगेटेड और टाइड अप थ्रू a small incision on abdomen or through the help of वेजाइना। तो ये हो गया क्या, ट्यूबेक्टोमी। ये क्या करता है, एक्चुअली ये बर्थ कंट्रोल का कोई मेथड नहीं है, लेकिन ये बर्थ कंट्रोल में हेल्प करता है, ये सर्जिकल मेथड आता है। तो ये कंट्रासेप्शन में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, दिस मेथड डोंट इंक्लूड इन कंट्रासेप्शन, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, बट ऑल्सो हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बढ़ाया बर्थ कंट्रोल और मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।